नमस्कार दोस्तों, TIO टीचर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं अमित साकिया आज लेके आया हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा का शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जीवन कौशल है, मतलब बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल की संपूर्ण मास्टर स्ट्रोक आप देखेंगे। आज देखिएगा, बात करते हैं जीवन कौशल की। दोस्तों, बात करते हैं जीवन कौशल के अंदर शिक्षक और शिक्षक की भूमिकाओं की। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके ऊपर समाज के सर्वांगीण विकास का भार होता है या सर्वांगीण विकास का दायित्व जिसे सौंपा जाता है, वही शिक्षक होता है। अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिकाएं जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं। शिक्षक की भूमिकाएं एक आदर्श के रूप में, शिक्षक एक आदर्श के रूप में कब कार्य करता है या शिक्षक की भूमिका एक आदर्श के रूप में कब होती है। देखिए, जब बालक शिक्षक की बातों और व्यवहारों का अनुसरण करता है तब शिक्षक एक आदर्श की भूमिका में होता है, यानी बालक अनुसरण करें। अब बात करते हैं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कब होता है? जब बालक उसकी बातों तथा व्यवहारों का अनुकरण करे तब शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है। समझना है, यहाँ आदर्श के रूप में होता है तो अनुसरण करते हैं बालक, और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक जब होता है तो बालक अनुकरण करते हैं, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं सुविधा प्रदाता के रूप में। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जब शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों, प्रयोजनों तथा कक्षा के अंदर अधिगम या सीखने के वातावरण का निर्माण करता है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों, प्रयोजनों तथा शिक्षा के उद्देश्यों, प्रयोजनों तथा कक्षा में सीखने के वातावरण का निर्माण जब शिक्षक करता है तो एक सुविधा प्रदाता के रूप की भूमिका में होता है या शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं परामर्शदाता के रूप में। शिक्षक परामर्शदाता की भूमिका में कब होता है? जब शिक्षक शैक्षिक दृष्टिकोण से अर्थात विषय चुनाव, या पाठ्यक्रम चुनाव, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक कब कार्य करता है या परामर्शदाता की भूमिका में कब होता है? जब शिक्षक शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी कि बालक के विषय चुनने में उसकी सहायता करे या फिर पाठ्यक्रम चुनने में उसकी सहायता करे, तथा व्यक्तिगत रूप में अर्थात कोई व्यक्तिगत कारण हो, किसी व्यक्तिगत रूप में बालक की कोई परामर्श दे उसे, या फिर विषय चुनने में या फिर पाठ्यक्रम चुनने में उसकी सहायता करता है, तो एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है या परामर्शदाता की भूमिका में होता है शिक्षक। आगे है आपका
अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता के रूप में कब होता है शिक्षक? अनुश्रवणकर्ता का मतलब होता है निगरानी करना। यानी कि बालक की निगरानी करता है शिक्षक, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी नैतिकता को देखकर, उसकी सामाजिकता को देखकर। जब शिक्षक निगरानी करता है बालकों की तो वो एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी बालकों की निगरानी करता है सामाजिक यानी कि बालक की सामाजिकता, उसकी व्यवहारिकता, उसकी नैतिकता या सांस्कृतिक, इन सब की निगरानी करता है जब शिक्षक, तो वह एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करता है या फिर एक अनुश्रवणकर्ता की भूमिका में होता है। आगे है आपकी मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कब होता है या शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में कब होता है दोस्तों? देखिए, जब बालकों को लक्ष्य के प्रति प्रेरित करे तब वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। ये थी शिक्षक और शिक्षक की भूमिकाएं। आप इनको एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है तो छूटेगा नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। जीवन कौशल का आपका अगला टॉपिक है पुरस्कार एवं दंड। बात करते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? पुरस्कार किसी बालक द्वारा किसी एक विशेष क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसे समाज मान्यता देता है और उस कार्य में और अधिक ऊर्जा लगाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बालकों में, और अधिक उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वही पुरस्कार कहलाता है। रावण जी क्या कहते हैं पुरस्कार के लिए? पुरस्कार बालकों में और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा जागृत करते हैं। हार्डॉक ने कहा है कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार दो प्रकार का होता है, सामाजिक पुरस्कार और दूसरा है आपका भौतिक पुरस्कार। सामाजिक पुरस्कार में प्रमाण पत्र हैं, जैसे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, प्रशंसा है, किसी का सम्मान आदर करना, ये सामाजिक पुरस्कार है। भौतिक पुरस्कार में मेडल है, कप है, सील, पुस्तकें या कोई अन्य उपयोगी साधन वस्तु है, या सामूहिक पुरस्कार है। ये आपके भौतिक पुरस्कार हैं, ये आपके सामाजिक पुरस्कार हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दंड। दंड क्या होता है? छात्र द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिसे समाज या विद्यालय मान्यता नहीं देता है, उस कार्य को रोकने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे दंड कहा जाता है। रोसे तथा अन्य इनका कथन इन्होंने क्या कहा है? दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का एक दमनात्मक साधन है। दंड 6 प्रकार के होते हैं: शारीरिक दंड, मानसिक दंड, श्रम, आर्थिक दंड, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक। दोस्तों शारीरिक दंड क्या होता है? डंडे मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना आदि। मानसिक श्रम क्या होता है? कोई कार्य न करने पर लंच या छुट्टी के बाद रोक कर बालकों से कार्य करवाया जाता है, उसे मानसिक श्रम की श्रेणी में रखा जाएगा। आर्थिक दंड क्या होता है? कि क्षतिपूर्ति के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा जो धन वसूला जाता है उसे आर्थिक दंड कहा जाता है। सामाजिक दंड दूसरों के सामने लज्जित करना, इज्जत करना, कक्षा के बाहर निकाल देना, ये सामाजिक दंड है। मनोवैज्ञानिक दंड क्या होता है? भावनात्मक दंड, जैसे डांटना, फटकारना, अपमानित करना, भयभीत करना, ये मनोवैज्ञानिक दंड की श्रेणी में आएगा। वैधानिक दंड कौन सा होता है? यानी आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने पर कानूनी दंड जो दिया जाता है, कानून के तहत जो दंड दिया जाता है उसे वैधानिक दंड कहा जाता है। तो ये थे दंड के 6 प्रकार, आप इन्हें अच्छे से देख लें।
बात करते हैं पुरस्कार और दंड में भिन्नता, इनमें क्या भिन्नता होती है। पुरस्कार सकारात्मक प्रबलक या पुनर्बलन होता है, दंड एक नकारात्मक प्रबलक या पुनर्बलन है। ये आप अच्छे से देखिए, था आपका दंड का टॉपिक। अब बात करते हैं दोस्तों संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। संवैधानिक मूल्य कौन से होते हैं? समानता, नौकरी में, जीवन यापन में, पढ़ाई क्षेत्र में सबको समानता, ये संवैधानिक मूल्य है। धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म, अपने अपने समुदाय में जीने का अधिकार सबको होना चाहिए। स्वतंत्रता, समाजवाद, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति, अपने अपने विचार रखने की, अपने अभिव्यक्ति को रखने की, व्यक्त करने का सबको अधिकार स्वतंत्र होना चाहिए। बात करते हैं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य कौन से होते हैं दोस्तों? सही आचरण, शांति, सत्य, अहिंसा, सामाजिकता, ये मानवीय मूल्य हैं और ये आपने पढ़े थे संवैधानिक मूल्य। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। इसका अंग्रेजी रूपांतरण है मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा की मोटम शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है टू मूव, गति करना। व्यक्ति की आंतरिक शक्ति प्रेरणा या अभिप्रेरणा शक्ति है। वे सभी कारक जो बालक के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं प्रेरणा कहलाती है। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। आप इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों? स्किनर यानी अपनी स्किन को लेके रन किए हैं राजमार्ग पर, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सीवी गुड कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने तथा उस पर नियंत्रण स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरणा है। आप कैसे इसे याद रखेंगे दोस्तों? आप किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे, फिर उसको जारी रखेंगे या फिर उस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। कब? जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा यानी गुड रहेगा, तभी ऐसा कार्य हो पाएगा। तो इसी भी गुड कहते हैं। बात करते हैं थॉमसन की। थॉमसन जी क्या कहते हैं? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये कहते हैं प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। देखिए दोस्तों, सन माने सूरज को आप ले लीजिए, उसमें कला होती है। सुबह निकलना है, शाम को छिपना है, दिन में छोटा, सुबह शाम को बड़ा होता है, ये कला उसके अंदर होती है। तो थॉमसन से आप याद रख सकते हैं कि सन के सूरज के अंदर एक कला है। अब बात करते हैं प्रेरणा के स्रोत या सोपान। इसके 3 सोपान या स्रोत होते हैं। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 चालक, नंबर 3 उद्दीपन। चालक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वुडवर्थ महोदय ने किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि चालक शब्द को सबसे पहले यूज करने वाले उन वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले चालक शब्द का प्रयोग किया था। इसमें आवश्यकता क्या है? मान लीजिए आपके शरीर को किसी ऐसे तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ की आवश्यकता है जिसकी जो चालक का काम, आपको मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप भोजन करेंगे, आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे। तो जो भूख और प्यास है, ये आपके चालक का कार्य करेंगे। आपको उद्दीपन का काम यहाँ, भूख लगेगी तो आप भोजन करेंगे और प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। तो ये आपके उद्दीपन है। अब इन्हीं को आवश्यकता मान लिया जाता है। आवश्यकता का मतलब तरल या ठोस पदार्थ से है। तो यहाँ पे आप इसको भोजन या पानी आवश्यकता मान सकते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रेरणा के स्रोत, आवश्यकता, चालक और उद्दीपन। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेरणा का वर्गीकरण। थॉमसन के अनुसार है ये। इन्होंने 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है, एक सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा और दूसरा नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा। सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा कौन सी होती है दोस्तों? व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा से करता है, यानी जन्मजात जो होती है, यानी भूख, प्यास, क्रोध, नींद या सेक्स, ये सब सकारात्मक प्रेरणाएं हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रेरणाएं की। ये वो प्रेरणा होती है व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा से न करके दूसरों की इच्छा से करता है, जैसे निंदा है, सम्मान है, नौकरी है, कलह है, ज्ञान है। ये सब प्रेरणाएं नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा, और इधर है सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो बात करते हैं लॉर्ड मैकाले की, जिन्होंने अपनी नीति बनाई थी या अपना प्रतिवेदन दिया था 1835 में।
इनका जो सिद्धांत था उसे निषेधन सिद्धांत कहा गया और छलनीकरण का सिद्धांत कहा गया। पूछा जा सकता है कि निषेधन सिद्धांत संबंधित है या छलनीकरण का सिद्धांत संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले से है। बात करते हैं वुड का घोषणा पत्र। इन्होंने 1854 में अपना घोषणा पत्र दिया था, इसे वुड डिस्प्लेस भी कहा जाता है और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। बात करते हैं हंटर कमीशन। विलियम हंटर ने अपना एक प्रतिवेदन या अपना आयोग दिया था 1882 से 1883 में। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। अब बात करते हैं सेंट्रल आयोग 1970-1919। इन्होंने कहा था कि स्नातक की शिक्षा त्रिवर्षीय हो। अब बात करते हैं हर्टांग समिति 1929। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाया जाए, केवल मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाया जाए और बाद में उन्हें औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये हर्टांग जी ने कहा था। अब बात करते हैं वृद्धा योजना 1937 महात्मा गांधी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धा योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क मनमानी शिक्षा मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्धा में किया गया था 1937 में और हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरिजन पत्रिका संबंधित है महात्मा गांधी से। अब बात करते हैं सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना में कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो ये आजादी के पहले की योजना या ये आयोग जो थे, ये आप देख लें अच्छे से, यहाँ से पॉइंटों को आप ये करके क्लियर कर लें। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। अब बात करते हैं दोस्तों राधाकृष्णन आयोग 1948-49। राधाकृष्णन आयोग को स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग बताइए, पहला शिक्षा आयोग बताइए। तो राधाकृष्णन जी ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, इस पे जोर दिया था। मातृभाषा, संघीय भाषा और आधुनिक भारतीय भाषा को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये राधाकृष्णन जी कहते थे। अब बात करते हैं मुतालिर आयोग 1952-53। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। त्रिभाषा सूत्र मुतालिर आयोग की देन है। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभाषा सूत्र पर किसने बल दिया था, किसने जोर दिया था, तो मुतालिर आयोग ने। अब बात करते हैं यूजीसी अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, 28 दिसंबर 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कहता है? विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों को निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। तो ये थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आप इन अच्छे पॉइंटों को आप देखें, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा आपको। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टीम PIU की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।